हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आज बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो, जस्टिन ने सेंट्रोकोर्स और एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स नाम से संबोधित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 350 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, अराकोसिया, जेड्राकोसिया, पेरिपेंसिदाई का क्षेत्र प्राप्त किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अपने राजदूत मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा। पाटलिपुत्र यानी बिहार। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 में जैन धर्म को अपनाया। इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में उपवास संलेखना विधि के कारण हुई। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में स्थित है। यहाँ बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। एथोनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरे, सूखे व अंजीर और एक दार्शनिक मांग भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें से के दार्शनिक को छोड़कर सूखे, अंजीर, मदिरा सब मिले, लेकिन दार्शनिक उसे नहीं मिला। अब बिंदुसार के बाद उसका उत्तराधिकारी अशोक बनता है। इसका कार्यकाल 273 से 236 ईसा पूर्व तक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में वास्तविक रूप से राजगद्दी पर बैठा। शासक बनने के पूर्व अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया गया था। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। राज्याभिषेक। अशोक के राज्याभिषेक के 90वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण, कलिंग यानी उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग उड़ीसा के पश्चात उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। उपगुप्त ने बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अशोक को भी बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 13वें वर्ष में उसने धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक वेरी इंपॉर्टेंट
ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक के 14 शिलालेखों के अतिरिक्त 13वें लघु शिलालेख और 7 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। धार्मिक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। शिला राजादेश 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध में हतोहरात का उल्लेख किया, युद्ध को त्याग दिया। शिलालेख 13 से चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक का हृदय परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना, दुर्ग को राज्य के लिए आवश्यक अंग माना है। फिर से एक बार, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सात अंग के सिद्धांत के अंतर्गत राजा, मंत्री, कोष, सेना, दुर्ग राज्य के लिए आवश्यक अंग माना है। मौर्य साम्राज्य में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद राजा को सहायता देते थे। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। संस्था तथा संचार गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। यह कुल उपज का 2/6 राज होता था। राजकीय टकसाल के अधिकारी को लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। मुद्राओं के परीक्षण का अधिकारी रूपदर्शक होता था। ये रहा वेरी इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रश्न और अशोक। इसको एक बार रिवीजन कर लेना, हो सके तो लाइक और शेयर कर देना। लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू। रिवीजन कर लेना एक बार।